नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने के लिए 4 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना। प्रधानमंत्री ने कहा, ये यात्रा अमेरिका और कूटनीतिक भागीदारों के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र न्यूयॉर्क में चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी को देखते हुए त्योहारों के दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 83 करोड़ का आंकड़ा पार कर एक और मील का पत्थर पार किया। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की अनुशंसा की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि विश्व कोरोना महामारी से उबर रहा है। भारत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहली भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसिलर डायलॉग की मेजबानी कर रहा है और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच चल रहा है। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। अमेरिका में वे राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत के अतिरिक्त कई अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री वाशिंगटन डीसी में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद श्री मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं वाशिंगटन डीसी से आकाशवाणी के विशेष संवाददाता अतुल कुमार तिवारी। अतुल, अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के क्या-क्या कार्यक्रम हैं और उन पर क्या प्रतिक्रिया रही है? सिद्धार्थ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन में अमेरिका के 4 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं। डलेस हवाई अड्डे पर उनका रस्मी स्वागत एक छोटा सा प्रवासी भारतीय समुदाय करेगा। गुरुवार को उनका पहला कार्यक्रम होगा अमेरिका के चोटी के सीईओ के साथ मुलाकात। इनमें क्वालकॉम, अडोबी, फर्स्ट सोलार, ब्लैकस्टोन और जनरल एटॉमिक सहित की कंपनियों के सीईओ शामिल हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से अलग अलग द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इसी दिन श्री मोदी का अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात का कार्यक्रम है, जिसमें विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग तलाशने के अवसरों पर चर्चा होगी। सिद्धार्थ। अतुल, हमें बताएं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच होने वाले विचार विमर्श के दौरान समान हित के किन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावनाएं हैं? सिद्धार्थ, शुक्रवार को भारत और अमेरिका के शीर्षस्थ नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पहली आमने सामने की बैठक होगी। अफगानिस्तान के ताजा हालात, कट्टरपंथ और आतंकवाद का खतरा, भारत प्रशांत महासागर में स्थिरता बनाए रखने, कोविड टीका के निर्माण और विस्तार की पहल अहम बिंदु होंगे। साथ ही द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने और सुरक्षा सहयोग के विस्तार पर चर्चा होगी। अमेरिका रवाना होने से पहले अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि व्यापक वैश्विक सामरिक साझेदारी को मजबूत करने और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर उनकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बातचीत होगी। सिद्धार्थ। अतुल, क्वाड शिखर सम्मेलन भी वाशिंगटन में होने जा रहा है। इससे क्या संदेश मिल रहा है? सिद्धार्थ, आपको बता दें कि
क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच एक संगठन है जिसका उद्देश्य दुनिया में सप्लाई चेन्स को निर्बाध जारी रखना है और जो किसी एक ही एशियाई देश पर निर्भर न रहे, यह सुनिश्चित करता है। इस कड़ी में कोविड के टीकों की सप्लाई सुनिश्चित करने, भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र को मुक्त और खुला रखने तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और साइबर स्पेस में भागीदारी बनाने की योजनाएं शामिल हैं। क्वाड बैठक में इनके अलावा सेमीकंडक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर समझौता भी हो सकता है। सिद्धार्थ। अतुल, संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री के संबोधन की हर जगह उत्सुकता से प्रतीक्षा है। इस साल के संबोधन में क्या मुख्य विषय हो सकते हैं? सिद्धार्थ, अपने अमेरिका प्रवास के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। पिछले साल कोविड के चलते यह बैठक वर्चुअल रूप से हुई थी। प्रधानमंत्री के भाषण में कोविड महामारी के खतरे से निपटने की चुनौती, सीमा पार से आतंकवाद पर लगाम कसने, जलवायु परिवर्तन की चुनौती जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहेंगे। सिद्धार्थ। अतुल, इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। श्री मोदी ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। अमेरिका में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। ह्यूस्टन में सेवा इंटरनेशनल के अध्यक्ष ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से भारत अमेरिका संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही भारत नई ऊंचाइयां छुएगा और विश्व गुरु बनेगा। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर प्रधानमंत्री जी को सदा स्वस्थ एवं दीर्घायु रखे। I would like to give him a warm welcome to the United States and send him my best wishes for a great success in his endeavors in making the US-India bilateral relationship robust and vibrant, especially in trade, defense, strategic partnership and environment. संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के अवसर पर कई अन्य बैठकें हो रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर अफगानिस्तान के मुद्दे पर G20 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। उनका आज संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता हासिल करने का प्रयास करने वाले देशों के समूह P4 की बैठक में भी हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। इस समूह में भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सदस्य देशों का आपसी सहयोग बहुत महत्व रखता है। As members of the Quad, we recognize the importance of plurilateralism in a multipolar and rebalanced world. We appreciate the value of our trilaterals with Japan, France and Indonesia and will hold these dialogues soon. The importance of ongoing cooperation in multilateral arena for preserving the rules-based international order was also emphasized. Our cooperation in the Commonwealth is important to that organization's performance. संयुक्त राष्ट्र का 76वां महाधिवेशन कल रात न्यूयॉर्क में आरंभ हुआ। इसमें विश्व के 100 से अधिक नेता हिस्सा ले रहे हैं। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन परंपरा के अनुसार अधिवेशन के पहले वक्ता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को राष्ट्रीय चुनाव में उनकी जीत पर बधाई दी है। आज एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें भारत कनाडा संबंधों को सुदृढ़ करने के साथ साथ वैश्विक तथा बहुपक्षीय विषयों पर सहयोग के लिए जस्टिन ट्रूडो के साथ काम करने में प्रसन्नता की अनुभूति होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा आज 83 करोड़ पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक और उपलब्धि करार दिया है। देश में स्वस्थ होने की दर 97.77% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से त्योहार के मौसम में सतर्कता बरतने को कहा है ताकि कोविड के मामले न बढ़ें। ट्विटर पर कोविड चर्चा के दौरान मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में अगले 3 महीने बहुत ही संवेदनशील हैं और इस दौरान किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने लोगों से कोविड के नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की। श्री अग्रवाल ने कहा कि कोविड पर पूरी तरह काबू तभी पाया जा सकता है जब सरकार के प्रयासों के साथ साथ आम लोगों का भी सहयोग मिले। केंद्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है। सरकार ने यह भी कहा है कि राज्य आपदा राहत कोष से ये अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। सरकार ने न्यायालय में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि कोरोना महामारी से भविष्य में मरने वालों को भी अगली अधिसूचना तक यही अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन मृतकों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाएगा जो कोविड राहत कार्यों या उससे जुड़ी अन्य गतिविधियों में शामिल थे। संबंधित परिवारों को कोविड मृत्यु से संबद्ध निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ दावे प्रस्तुत करने होंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये सुनिश्चित करेगा कि दावा, सत्यापन, स्वीकृति और मुआवजा देने की प्रक्रिया सरल हो। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी दावों को जरूरी दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर निपटा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि आधार नंबर से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के जरिए वितरित की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अगले महीने से अतिरिक्त कोविड रोधी टीकों का निर्यात फिर शुरू करने और दान देने के भारत के निर्णय का स्वागत किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस का संदेश आज सवेरे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को प्राप्त हुआ। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने के लिए 4 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना। प्रधानमंत्री ने कहा, ये यात्रा अमेरिका और कूटनीतिक भागीदारों के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र न्यूयॉर्क में चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी को देखते हुए त्योहारों के दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 83 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और मील का पत्थर पार किया। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अनुशंसा की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि विश्व कोरोना महामारी से उबर रहा है। भारत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहली भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसिलर डायलॉग की मेजबानी कर रहा है और IPL क्रिकेट में दुबई में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि दुनिया कोरोना महामारी के साये से बाहर आ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 48वें राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री दास ने कहा कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था की योजना बनाने का उपयुक्त समय है जो अधिक मजबूत, समावेशी और टिकाऊ हो। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि महामारी के चलते फिनटेक, एडटेक और हेल्थटेक जैसी प्रौद्योगिकी संचालित कंपनियों को नया प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि अन्य क्षेत्रों में भी अधिक प्रतिस्पर्धा, गतिशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करके उत्पादकता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत के निर्माण क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए श्री दास ने बताया कि भारत अब मोबाइल फोन्स का आयात नहीं बल्कि निर्यात करने वाला देश बन चुका है। हालांकि असमान वैश्विक सुधार पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री दास ने कहा कि कोविड टीकाकरण की सुविधा हरेक देश को समान रूप से उपलब्ध करवाना आवश्यक है। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी से लाइव फोन इन कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज हमारे साथ SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के डॉक्टर S बनर्जी होंगे जो कोरोना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर
80115767 और टेलीफोन नंबर 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोता ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts by #AskAIR पर भी अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चौथे चरण में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 56.53% खाद्यान्न प्राप्त किया है। सर्वाधिक खाद्यान्न प्रतिशत प्राप्त करने में अंडमान और निकोबार प्रथम रहा है। इसने 7 जुलाई से 15 सितंबर तक आवंटित खाद्यान्न का 93% प्राप्त किया है। इसके बाद उड़ीसा 92% के साथ दूसरे और त्रिपुरा तथा मेघालय 73% के साथ तीसरे स्थान पर है। चौथे चरण की अवधि इस साल नवंबर में समाप्त हो जाएगी। सरकार ने अब तक अपने सभी 4 चरणों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चौथे चरण के अंतर्गत लगभग 600 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज वर्चुअल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर एक बैठक की। ये बैठक एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी और इंटरनेट का लाभ उठाने पर केंद्रित थी। बैठक में श्री प्रधान ने स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और शिक्षक प्रशिक्षण के सभी पहलुओं को शामिल कर शिक्षा के वर्तमान संसाधनों का और विस्तार करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच जैसी पहलों को समन्वित करने का भी आह्वान किया। इस बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने आज लौह अयस्क के निपटान की स्थिति पर केंद्रीय इस्पात उद्यमों के प्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के पास मौजूद 70 मीट्रिक टन लौह अयस्क को तत्काल बेचने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वो या तो लौह अयस्क की खुले बाजार में बिक्री करें या स्वयं उसका उपयोग करें। श्री सिंह ने प्राधिकरण को ये भी निर्देश दिया कि वो इस बारे में एक समय सीमा तय करें। केंद्रीय सूचना प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव दल के साथ उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में ये दल लखनऊ और गोरखपुर में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेगा। दल में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह के अतिरिक्त 3 केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, शोभा करंदलाजे और अन्नपूर्णा देवी सहित 7 सहयोगी मंत्री शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद रोधी दस्ते एटीएस ने मुजफ्फरनगर निवासी मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी धर्मांतरण मामले में इस वर्ष 20 जून को एटीएस द्वारा की गई कार्रवाई के सिलसिले में की गई है। एटीएस का कहना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट को विदेशों से 3 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से मिले थे। इस मामले की जांच के लिए एटीएस की 6 टीमों का गठन किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल सांकेतिक भाषा दिवस मनाएगा। इस संबंध में नई दिल्ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार मुख्य अतिथि होंगे। भारत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहली भारत इंग्लैंड काउंसलर संवाद की मेजबानी की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव देवेश उत्तम ने किया, जबकि इंग्लैंड के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व काउंसलर सेवाओं की निदेशक जेनिफर एंडरसन ने किया। संवाद के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने वीजा जारी करने में सहयोग, प्रत्यर्पण से जुड़े मामलों और पारस्परिक कानूनी सहायता जैसे विषयों पर भी चर्चा की। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में गुरुवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही की वीर गाथा।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन आपके लिए ला रहा है इस संग्राम की एक झलक। 100 साल पहले आज ही के दिन 1921 में महात्मा गांधी ने आजीवन केवल एक साधारण धोती पहनने और मामूली चादर ओढ़ने का निर्णय लिया था। ये ऐसा व्रत था जो इतिहास के साथ महात्मा गांधी की पहचान बन गया। आकाशवाणी से बातचीत में गांधी स्मारक निधि के सचिव संजय सिंघा ने उस ऐतिहासिक दिन के बारे में बताया। महात्मा गांधी जी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक क्षण है जब उन्होंने गरीब किसानों जैसे कपड़े अपना लिए। यह ऐतिहासिक घटना 22 सितंबर 1921 को तमिलनाडु की मदुरई शहर में हुई। उस दिन गांधी जी त्रिची, श्रीरंगम और डिंडीगुल के रास्ते मदुरई आए तो हजारों लोग उनके स्वागत के लिए एकत्र हुए। गांधी वेस्ट मार्केट स्ट्रीट में रामजी कल्याण जी के घर ठहरे हुए थे। उस रात राजा जी और TSS राजन ने गांधी के साथ लंबी चर्चा की, लेकिन वे गांधी को नहीं समझा सके। गांधी ने साधारण पोशाक अपनाने की घोषणा कर दी। नाई को बुलाया गया और उसने गांधी जी के सिर के सारे बाल काट दिए। अगले दिन सुबह उन्होंने स्नान किया और शरीर के मध्य भाग में कपड़ा लपेटा और एक कपड़े से शरीर का ऊपरी हिस्सा ढक लिया और उन्हीं कपड़ों में जनसभा को संबोधित किया। कामराज रोड पर उस सभा स्थल को आज गांधी पोटल के नाम से जाना जाता है। इस तरह गांधी जी अपनी पोशाक के माध्यम से गरीबों के साथ एक हो गए। साम्राज्यवादी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा और इसी फकीर ने ब्रिटिश साम्राज्य को नाको चने चबवा दिए। अठारह में आज ही के दिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मे महान शिक्षाविद कर्मवीर भाऊराव पाटिल को भी आज हम याद कर रहे हैं। वो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में आत्मनिर्भर लोक शिक्षा के महत्व को समझा। भाऊराव पाटिल ने रैयत एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और तथाकथित पिछड़ी जातियों और निम्न आय वाले लोगों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज के भी प्रमुख सदस्य थे और महाराष्ट्र के गांवों में सत्य शोधक जलसे कर लोगों को उस समय के सामाजिक बुराइयों और गंभीर परिणामों के प्रति जागरूक करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान 108 माध्यमिक विद्यालय, 578 स्वैच्छिक विद्यालय, 6 प्रशिक्षण महाविद्यालय, 3 कॉलेज और 38 बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए, जिनमें से कई लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्पित थे। मुंबई में 1921 में एक जनसभा के दौरान भाऊराव गांधी जी से मिले तो उन्हें लंगोटी में देखकर और खादी के बारे में उनके दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। भाऊराव ने इससे प्रभावित होकर खादी अपनाने और रोजमर्रा की जिंदगी में गांधीवादी सिद्धांतों का पालन करने का फैसला किया। भाऊराव ने गांधी जी की नई तालीम पद्धति के आदर्श वाक्य स्वयं सहायता के माध्यम से शिक्षा और सीखने के दौरान कमाएं को अपनाया था। भाऊराव की प्रमुख उपलब्धि ये है कि उन्होंने 2 महात्माओं गांधी और फुले से प्रेरणा ली और इनके सामाजिक सुधार के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। हमें जन शिक्षा के लिए भाऊराव के जुनून से प्रेरणा लेकर और सभी भारतीयों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं
कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अमृत महोत्सव क्विज के उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेजे जा सकते हैं। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने देश के केंद्रीय विद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित तेल क्षेत्रों का दौरा कराया। इन यात्राओं से युवा पीढ़ी में तेल और गैस व्यवसाय के प्रति रुचि बढ़ेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ऊर्जा महारत्न ONGC ने सितंबर 2021 से जनवरी 2022 के दौरान 25 युवा छात्र समूह बनाए हैं, जिनमें प्रत्येक समूह में लगभग 100 छात्र शामिल हैं। इन छात्रों के अध्ययन के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है। IPL क्रिकेट में दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ ताजा समाचार मिलने तक 11वें ओवर में 4 विकेट पर 61 रन बना लिए थे। इससे पहले हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नटराजन और उनके नजदीकी संपर्क में आने वाले 6 लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स दूसरे जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 8वें स्थान पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारता से योगदान करने की अपील की है। इस कोष का उपयोग युद्ध के दौरान शहीद या विकलांग हुए बहादुर सैनिकों के आश्रितों के पुनर्वास और कल्याण में किया जाता है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी में आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है। चेन्नई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा और दोपहर या शाम को बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 जगह गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। गिलगित में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान 25 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर के ज्यादातर शहरों इम्फाल, शिलंग, आइजोल, ईटानगर, गंगटोक, अगरतला और कोहिमा में आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने के लिए 4 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना। प्रधानमंत्री ने कहा, ये यात्रा अमेरिका और कूटनीतिक भागीदारों के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र न्यूयॉर्क में चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी को देखते हुए त्योहारों के दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 83 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और मील का पत्थर पार किया। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की अनुशंसा की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि विश्व कोरोना महामारी से उबर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।